in America could be made completely safe. It is great to use these machines here. Versus Tim. दोस्तों मूवी शुरू होती है आज से 5 साल बाद यानी 2028 में, जहां एक कंपनी अपने हाई एडवांस ड्रोन और रोबोट से इंसानी मिलिट्री को रिप्लेस कर रही है। यह ड्रोन अपने स्कैनर से ऑन द स्पॉट पहचान लेते हैं कि कौन उनके लिए खतरा है और कौन नहीं। नोवेक एक न्यूज रिपोर्टर है और अपने लाइव टीवी शो पर कंपनी के एडवांस रोबोट यानी कि ड्रॉइड्स के फायदों के बारे में बताता है और कहता है कि सरकार को अब शहरों में भी इंसानी पुलिस की जगह इन रोबोट को काम में लाना चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती। अब अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए नोवाक एक मिलिट्री लीडर को इनवाइट करता है, यह एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है और इसके लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए कि रोबोट कैसे काम करते हैं। उसने एक महिला रिपोर्टर को मिडिल ईस्ट पर भेजा होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर इन रोबोटिक आर्मी का कंट्रोल है। रिपोर्टर शहर में जाती है जहां एक आर्मी ऑफिसर बताता है कि उनके सेफ्टी ब्रेसलेट पहनने पर ड्रॉइड्स यानी कि रोबोट उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर 2 तरीके के ड्रॉइड्स हैं, एक इंसानों की साइज के तो दूसरे डायनासोर जैसे। ड्रॉइड्स की खासियत यह है कि हर चीज को स्कैन करके पता कर लेते हैं कि उस चीज से किसी को कोई खतरा है या नहीं। वहाँ इंसानों की साइज के ड्रॉइड्स पेट्रोलिंग करते हुए सभी इंसानों को स्कैन कर रहे थे, लेकिन वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ इंसानों की जगह कोई रोबोट ले, इसलिए खतरनाक हथियारों से लैस कुछ लोगों का गुट इन ड्रॉइड्स पर अटैक कर देता है। इन ड्रॉइड्स में एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है और ये भी उन पर काउंटर अटैक करते हैं। इस अटैक में बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं और इस अटैक में मारे गए एक आदमी का बेटा अपनी सेफ्टी के लिए चाकू लेकर ड्रॉइड्स के सामने आ जाता है और ड्रॉइड उसके हाथ में चाकू को स्कैन करके वेपन को डिटेक्ट कर लेता है। इस रोबोट के अंदर किसी भी तरह का इमोशन नहीं है, इसलिए वह एक बच्चे और आतंकवादी के बीच अंतर नहीं कर पाता और बच्चे के हाथ में चाकू देखकर उसे दुश्मन समझकर उसे शूट कर देता है। ये पूरी घटना टीवी पर लाइव चल रही थी और इस घटना के बाद रोबोट बनाने वाली कंपनी की इमेज बहुत ही खराब हो जाती है। लेकिन जर्नलिस्ट नोवेक उस कंपनी के साथ मिला होता है। वो चालाकी से मुद्दे को घुमाकर ड्रॉइड्स के पक्ष में उनकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि बाकी देशों की तरह अमेरिका में भी इन ड्रॉइड्स को पुलिस की जगह तैनात करना चाहिए, क्योंकि ड्रॉइड्स की वजह से ही इस घटना में उनके किसी भी सोल्जर की जान नहीं गई और ड्रॉइड्स ने अपनी काबिलियत और सेंसर से हमला करने वालों को पहचान कर मार गिराया। लेकिन पेंटागन का सेनेटर इस प्रपोजल को मना कर देता है और कहता है कि ये ड्रॉइड्स इंसानों की तरह इमोशन फील नहीं करते, इसलिए हम इन्हें अप्रूवल नहीं दे सकते। अब सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस स्टेशन में, जहां हम डिटेक्टिव मर्फी को देखते हैं। इसके काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, जो ना तो इसके चीफ को पसंद आता है ना ही इसके कलीग्स को। दरअसल बात यह है कि पिछली रात को मर्फी और उसका पार्टनर जैक अंडरकवर मिशन पर होते हैं, जहां वो इलीगल फायरआर्म डीलर से सौदा करने के लिए जाते हैं, जिसका नाम होता है वेलोन। वेलोन के पास जो फायरआर्म्स थे वो पुलिस डिपार्टमेंट के एविडेंस रूम से ही चोरी किए गए थे और मर्फी को ये पता चलता है कि उन्हीं के डिपार्टमेंट का कोई आदमी वेलन के साथ मिला हुआ है। तभी वेलन को कॉल पर कोई खबर देता है कि तुम्हारे सामने जो बैठे हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं। ये सुनते ही वेलन के आदमी जैक और मर्फी पर फायरिंग करने लगते हैं। इस शूटआउट में जैक को गोली लग जाती है और मौका देकर वेलन वहाँ से भाग निकलता है। अब सीन शिफ्ट होता है वॉशिंगटन डीसी में, जहां सेलर्स के ड्रॉइड्स के इस्तेमाल के लिए कानूनी बहस हो रही थी। जूरी मेंबर कहता है कि उसकी मशीनें किसी भी इमोशन को फील नहीं कर सकती, जिसके कारण फ्यूचर में बहुत से बेकसूर लोगों को खतरा हो सकता है। और अब सेलर अपनी कंपनी के साइंटिस्ट और कुछ खास मेंबर के साथ मीटिंग करता है, जिसमें वो कहता है उनके ड्रॉइड्स को अमेरिका में डिप्लॉय करने के लिए उनको इमोशन सेंसिबल बनाना होगा। और ये सोचते हैं कि अगर हम इंसान के बॉडी पार्ट को रोबोट के साथ रिप्लेस कर दें तो उसके अंदर इंसानी दिमाग और रोबोट की शक्ति दोनों आ जाएगी। इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे डॉक्टर टेनेंट, जो पैरालाइज और अपाहिज लोगों का इलाज रोबोटिक से करते हैं। सेलर डॉक्टर टेनेंट को बताता है कि वो किसी भी दुर्घटना में अपाहिज हुए हाई रैंक वाले ऑफिसर को सिलेक्ट करेंगे और उसे मशीनी आर्म्स और लंग्स देकर उसे पहले से बेहतर सोल्जर बनाएंगे। अब हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जो वेलन के साथ होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही उसके खबरी होते हैं, जो पुलिस स्टेशन का सामान चुरा कर इसे सप्लाई करते हैं। वो वेलन को बताते हैं कि मर्फी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और मर्फी को रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें उसे मारना होगा। ये दोनों उसे मर्फी का एड्रेस देते हैं। अब वेलन के आदमी मर्फी की कार के नीचे बॉम्ब लगा देते हैं। घर में मर्फी अपनी वाइफ क्लेरा और बेटे डेविड के साथ खुशी के पल बिता रहा होता है कि तभी उसकी कार का अलार्म बजने लगता है और जब वो कार के पास जाता है तो बॉम्ब फट जाता है। धमाका इतना जोरदार था कि उसके बचने के अब कोई भी चांस नहीं होते। और जब ये बात डॉक्टर टेनेंट को पता चलती है कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो क्राइम को खत्म करते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरह गंवा चुका है, तो प्रोजेक्ट के लिए इससे बेहतर इंसान उन्हें नहीं मिलेगा जिन्हें वो रोबोट बनाकर कन्वर्ट कर सकें।
डॉक्टर मर्फी की वाइफ क्लेरा को बताते हैं कि उसका 80% शरीर चल चुका है और अब उसे सिर्फ रोबोटिक टेक्नोलॉजी से ही बचाया जा सकता है। वो उससे इस प्रोजेक्ट के लिए परमिशन लेते हैं और क्लेरा रोते हुए हाँ कर देती है क्योंकि वह चाहती है कि मर्फी कैसे भी करके बच जाए। डॉक्टर 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अलग अलग टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम की हेल्प से फाइनली मर्फी को एक रोबोट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि अब पहला रोबोकॉप बनने वाला है। जब डॉक्टर उसे पहली बार ऑन करता है तो मर्फी खुद को देखकर परेशान हो जाता है और डॉक्टर को कहता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया, तुमने मुझे इंसान से राक्षस बना दिया। तो डॉक्टर उसे बताता है कि बॉम्ब ब्लास्ट में तुमने अपना सारा शरीर खो दिया था, फिर हमने तुम्हें बचाया, एक नया शरीर दिया जिसकी स्पीड और दिमाग पहले से ज्यादा तेज है। लेकिन मर्फी को काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ से दौड़कर चला जाता है। डॉक्टर उसके दिमाग में लगी चिप को सिग्नल भेजता है कि रुक जाओ, अभी तुम पूरे नहीं हुए हो। मर्फी बाहर जाकर सभी को स्कैन करता हुआ बिना किसी को चोट पहुंचाए भागने लगता है, लेकिन फिर एक मूवमेंट पर डॉक्टर को उसे शट डाउन करना पड़ता है और वापस लैब में लाकर मर्फी को उसका बॉडी सूट हटाकर उसकी खराब कंडीशन के बारे में बताते हैं, जिसमें उसके लंग्स, हार्ट और दिमाग के अलावा सब कुछ खराब हो चुका था और कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर मर्फी अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और अब उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। रिक उसे सभी गन और कॉम्बैट सिस्टम के बारे में बताता है और वो सिमुलेटर की हेल्प से नए नए मिशन करता है। इस ट्रेनिंग में मर्फी का एम बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन वो ड्रॉइड से थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा था, इसलिए डॉक्टर उसके दिमाग में कुछ मॉडिफिकेशन करता है। अब कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद उसके साथ एक रियल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसमें कंपनी के सभी सीईओ के साथ साथ उसकी फैमिली को भी बुलाया जाता है। उसे ड्रॉइड कमांडर रिक के साथ एक टास्क पूरा करना था, जिसमें उसे सभी ड्रॉइड्स को खत्म करना है बिना खुद के शरीर को नुकसान पहुंचाए। यहाँ हम मर्फी के स्कैनिंग सिस्टम को देखते हैं, जो कि काफी इम्प्रूव और एडवांस हो चुका है और अब बैटल स्टार्ट होती है, जिसमें सभी ड्रॉइड्स मिलकर मर्फी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन मर्फी अपने कॉम्बैट फाइटिंग स्किल और फायरिंग ट्रेनिंग की हेल्प से सभी ड्रॉइड्स को हरा देता है। यह सब देखकर कंपनी का सीईओ सेलर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे पहली बार अपनी फैमिली से मिलने की परमिशन देता है। जब मर्फी इतने महीनों के बाद अपनी फैमिली के सामने आता है तो वह बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि मर्फी अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन उसकी फैमिली के लिए यही बात काफी थी कि वो जिंदा है। अब मर्फी जैक से मिलता है और कहता है कि इस बार हम वेलन को जरूर पकड़ लेंगे। अब सेलर रोबोकॉप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक इवेंट रखता है। शहर के सारे लोग मर्फी का इंतजार कर रहे थे। उधर लैब में डॉक्टर मर्फी के सिस्टम में सभी क्रिमिनल डेटाबेस और सीसीटीवी फुटेज को अपलोड करता है और मर्फी इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से सभी केस को सॉल्व करने लगता है। तब इसके सामने एक सीसीटीवी फुटेज आता है, जिसमें उसके कार ब्लास्ट को दिखाया जाता है, जिसे देखकर मर्फी इमोशन से ओवर पावर हो जाता है और उसका सिस्टम अनस्टेबल होने लगता है, इसलिए डॉक्टर उसे ऑफ कर देते हैं। उधर रोबोकॉप का डेमो मीडिया के सामने प्रेजेंट करना था, लेकिन इधर इमोशन के ओवर पावर होने के कारण मर्फी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उसकी सारी फीलिंग्स और इमोशन को जीरो कर दिया जाए। यानी अगर इसके अंदर फीलिंग ही नहीं होगी तो यह कभी भी इमोशन से ओवर पावर नहीं होगा। अब मर्फी पूरी तरह से रोबोट बन चुका है। जब उसे डेमो के लिए ले जाया जाता है तो रास्ते में उसका बेटा उसे देखकर स्माइल करता है, लेकिन वो उसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर से इमोशंस खत्म हो चुके थे। अब स्टेज पर जाते ही मर्फी वहां पर आए सभी लोगों को स्कैन करने लगता है। तभी वह वहां पर एक क्रिमिनल को भी स्कैन कर लेता है, जिसके खिलाफ बहुत सारे केस थे, और मर्फी उसे तुरंत ही शूट कर देता है। इस शूट आउट के बाद मर्फी को गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाती है और वो रोबोकॉप के नाम से फेमस हो जाता है। अब कंपनी का सीईओ डिसाइड करता है कि रोबोकॉप को उसकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाए, ताकि उन्हें ये पता ना चले कि अब वो इमोशनलेस हो चुका है और उसे बस अपनी कंपनी के लिए ही यूज किया जाएगा। डॉक्टर क्लारा से कहता है कि मर्फी के अंदर तकनीकी खराबी है, जिसके कारण उस पर इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ मर्फी के पास क्रिमिनल डाटाबेस और सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस होने के कारण उसे पता चल जाता है कि क्रिमिनल कहाँ छुपा हुआ है। फिर वो अपनी हाई टेक एडवांस सुपर बाइक से पूरे शहर को स्कैन करता है और रास्ते में आने वाले सभी क्रिमिनल्स को खत्म करता जाता है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है जब रोबोकॉप ने शहर के लगभग सभी क्रिमिनल्स को खत्म कर दिया है, और तभी एक दिन मर्फी को रास्ते में क्लारा रोक लेती है, क्योंकि वह कई दिनों से अपनी फैमिली से नहीं मिला था। वो उसे बताती है कि उसके बेटे की तबीयत बहुत ही खराब हो रही है, लेकिन मर्फी इमोशनलेस हो चुका है, इसलिए वहां से वह निकल जाता है। पर उसके दिमाग में क्लारा की बात अटक जाती है, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज में अपने बेटे डेविड को देखता है। तभी उसे एक फुटेज मिलती है जिसमें उसकी कार जब ब्लास्ट हुई थी कि उसके बेटे ने ऊपर खिड़की से उस ब्लास्ट को देख लिया था, इसलिए वह हर समय डरा हुआ रहता है। और अब मर्फी डेविड से मिलने के लिए अपने घर आता है और अब उसके अंदर के सभी इमोशन वापस आने लगते हैं, और इसी के साथ उसके अंदर बदला लेने की फीलिंग भी आती है। डॉक्टर को पता चलता है कि मर्फी का शरीर उनके चेंजेस को फिर से बदल रहा है। अब मर्फी उस क्रिमिनल को पकड़ने जाता है जिसने उसकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगाया था। मर्फी उस डीलर को पकड़ लेता है और उसे डरा धमका कर वेलन का एड्रेस ले लेता है, लेकिन इस बात की खबर वेलन को लग जाती है और वेलन भी अपने आदमियों के साथ वेपन लेकर उसका इंतजार करता है और सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। और हम देखते हैं कि मर्फी के अंदर इनबिल्ट नाइट विजन होता है, जिससे वह अंधेरे में भी देख सकता है।
और वो उनके वेयर हाउस को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है और अपने नाइट विजन की हेल्प से एक एक करके सभी को शूट करने लगता है। यहाँ काफी देर तक फाइट चलती है जिससे उसका रोबोटिक सूट डैमेज हो जाता है, लेकिन साथ ही मर्फी वेलन को खत्म कर देता है और उनके वेपन से मिले फिंगरप्रिंट को अपने डेटा से मैच करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसी के पुलिस डिपार्टमेंट में 2 लोगों के फिंगरप्रिंट इससे मैच होते हैं। यानी वो लोग वेलन का साथ दे रहे थे और पुलिस के साथ धोखा कर रहे थे। मर्फी के पुलिस स्टेशन जाने पर वो दोनों डरकर सब कुछ बता देते हैं कि इसके पीछे हमारे सीनियर चीफ का हाथ है। मर्फी को चीफ के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वही थी जिसने वेलन से मिलने पर मर्फी को बहुत डांटा था। अब वो चीफ को मारने के लिए निकल पड़ता है कि तभी उसे शट डाउन कर दिया जाता है। अब कंपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि रोबोकॉप के अंदर कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए जब तक हम कोई और हल नहीं निकाल लेते तब तक उसे वापस स्विच ऑन नहीं किया जाएगा। अब कंपनी का सीईओ कहता है कि अगर हम मर्फी को वापस ऑन करें तो वह हमें मार डालेगा क्योंकि हमने ही उसे उसकी फैमिली से दूर रखा, लेकिन अगर हम उसे हमेशा के लिए शट डाउन कर दें यानी उसे मार डालें और सभी लोगों से ये कहें कि वो क्रैश हो गया है तो ये हमारे फेवर में भी होगा और ये तरीका काम भी कर जाएगा। अब इस कंपनी को अपने ड्रॉइड्स अमेरिका में इंपोर्ट करने की परमिशन मिल जाती है। अब सेलर क्लैरा को अपने ऑफिस बुलाकर झूठ कहता है कि मर्फी अब नहीं रहा, लेकिन जब डॉक्टर को सेलर के प्लान का पता चलता है तो वो सिक्योरिटी को चकमा देकर मर्फी को ऑन कर देता है और उसके अंदर से उस चिप को निकाल देता है जिससे सेलर उसके स्विच को ऑन ऑफ ना कर सके। जब मर्फी को सेलर की एविल इंटेंशन का पता चलता है तो डॉक्टर की बात सुने बिना ही सेलर को मारने उसकी तरफ निकल जाता है और उसके साथ उसका साथी ल्यूइस स्वैट टीम के साथ उसे ज्वाइन करता है। उधर सेलर ने बिल्डिंग की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया होता है और क्लेरा को मर्फी की नजरों से दूर करने का इंतजाम करता है। मर्फी अपनी बाइक से सीधे एंट्री लेता है और रास्ते में आने वाले सभी ड्रॉइड्स को मारता हुआ आगे जाता है। आगे जाकर उसे रिक मिलता है। रिक के हाथ में ब्रेसलेट होने के कारण मर्फी चाह कर भी उसे नहीं मार पाता और जब रिक मर्फी को मारने ही वाला होता है कि तभी लिविस उसे शूट कर देता है। अब रूफटॉप पर मर्फी की फैमिली सेलर के कब्जे में होती है। सेलर के हाथ में ब्रेसलेट होने के कारण मर्फी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जैसे ही सेलर उसे क्लैरा को मारने की धमकी देता है तो मर्फी का सिस्टम उसके इमोशन को ओवर पावर कर देता है और वो सेलर को शूट कर देता है, लेकिन साथ ही उसे भी गोली लग जाती है। फिर कई दिनों के बाद हम मर्फी को दोबारा देखते हैं जिसे डॉक्टर ने एक नया सूट दिया है और अब वो हर समय अपनी फैमिली के साथ रहने का वादा करता है। गवर्नमेंट ने इस घटना को देखते हुए ड्रॉइड्स के इस्तेमाल पर लाइफ टाइम के लिए बैन लगा दिया, लेकिन नोवेक अभी भी सेलर्स की तारीफ कर रहा था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।